लगभग 1 साल पहले मैंने एक केस कवर किया था और उस केस का नाम था द ग्रीन ब्रायर घोस्ट, जहां पे एक घोस्ट अपने मदर के सपने में आकर अपने पूरे मर्डर की कहानी सुनाती है और इसके साथ साथ हर एक छोटी से छोटी डिटेल वो अपनी मदर को बताती है और फिर इन सारी डिटेल्स को यूज कर आखिर में मर्डर को पकड़ लिया जाता है और उनको सजा दी जाती है। अब इस केस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ग्रीन ब्रायर काउंटी के घोस्ट का इकलौता ऐसा केस है पूरे वर्ल्ड में जहां पे किसी घोस्ट की टेस्टिमनी को कोर्ट रूम में यूज करके किसी को गिल्टी प्रूफ किया गया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक नहीं बल्कि 2 केस बिल्कुल इसी तरीके के आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, लेकिन इनके ट्विस्ट आप लोगों के होश उड़ा कर रखते। और पहली बार मैं एक वीडियो में 2 केस को कवर कर रहा हूँ। अब पहला है अक्टूबर 1826, कैम्बल टाउन, ऑस्ट्रेलिया। जॉन फार्ले एक अमीर रिस्पेक्टेबल फार्मर थे अपने इलाके के। वो रात को चुपचाप अपने घर पे जा रहे थे। सडनली एक क्रीक के पास एक ब्रिज था और वहां पे उन्होंने कुछ देखा, एक आदमी को जो कि एक फेंस पे चुपचाप बैठा हुआ था। अब उस आदमी को देखकर फार्ले को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर अंधेरे में ये आदमी अकेले वहां क्या बैठा कर रहा है। तो फार्ले उसके पास जाते हैं और जब पास आकर उन्होंने उस आदमी का चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। ये आदमी फ्रेडरिक फिशर था। ये हमारे जॉन फार्ले का पड़ोसी था जो कि 3 महीने पहले इंग्लैंड चला गया था। लेकिन अभी फ्रेडरिक बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका पूरा फेस पेल सा था, अजीब सा था और वो किसी की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब जॉन फार्ले पहले तो नहीं डरे थे क्योंकि वो बहुत हिम्मती आदमी थे, लेकिन अब वो डर जाते और वो तुरंत भागकर अपने होटल चले जाते हैं। वहां जाके घबराते हुए कांपते हुए बोलते हैं कि मैंने फ्रेडरिक फिशर का भूत देखा। अब हमारा दूसरा केस है दिसंबर 1630 का, चेस्टरले स्ट्रीट, दुरहम, इंग्लैंड। जेम्स ग्राहम एक मिलर थे। रात को अपने मिल में अकेले वो चुपचाप काम कर रहे थे। सडनली अंधेरे से एक फिगर इमर्ज होती, एक यंग लड़की की, जिसके पूरे कपड़ों पे बहुत ज्यादा ब्लड था और उसका फेस भी पहले की तरह पेल था और उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा अजीब थी। वो बोलती है कि मेरा नाम एन वॉकर था और ये सुनकर जेम्स ग्राहम एकदम डर जाते हैं। एन वॉकर एक हाउसकीपर थी जो कुछ ही महीने पहले बहुत ही अजीब मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन ये एन नहीं थी, ये एन की स्पिरिट थी और आगे उस स्पिरिट ने जो जेम्स को बताया वो सुनकर उनकी जिंदगी बदल गई। अब हमारे सामने ये दोनों केस है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये केस बिल्कुल रियल है, डॉक्यूमेंटेड है और हिस्टोरिकल है। बहुत ज्यादा नाम है। वो बात अलग है कि इसको ढंग से कभी किसी ने कवर किया ही नहीं, शायद हिंदी में तो कभी किसी ने कवर ही नहीं किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इन दोनों भूतों ने एक ट्विस्टेड केस को सॉल्व किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देखिए मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। फ्रेडरिक फिशर जो कि पैदा हुए थे 28 अगस्त 1792 लंदन, इंग्लैंड में। उनकी अर्ली लाइफ बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन 1815 में एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और वो गलती थी नकली बैंक नोट, फेक करेंसी, और वो पकड़े भी जाते हैं, कन्विक्टेड भी हुए और उनको पनिशमेंट भी मिली। 14 साल के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन कर दी गई पीनल कॉलोनी में। फिशर को शिप से भेज दिया गया और उनका डेस्टिनेशन था न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोस्तों फिशर ने यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को बदल दिया। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा कि भैया कोई बंदा इंग्लैंड में पकड़ा गया, उसको ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजा गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग देश है। देखिए पहले इंग्लैंड में जो क्रिमिनल्स थे उनको ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया जाता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर भी ब्रिटिशर यानी अंग्रेजों का राज था। अब फिशर ने यहाँ पे अच्छे से मेहनत की, अच्छा बिहेवियर दिखाया और 1822 यानी 1822 तक उनको रिहा कर दिया गया और फिशर अब वहीं पे रुक जाते। उन्होंने मल्टीपल फार्म्स भी खरीदे कैम्पल टाउन, ऑस्ट्रेलिया में ही, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बन जाते हैं। कम्युनिटी में उनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी बन जाती है। और उनके पड़ोसी थे जॉर्ज वॉरेल, वो भी एक कन्विक्ट ही थे, लेकिन यहाँ पे वो एज अ शू मेकर काम कर रहे थे और वो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी उनको माना जाता था। अब फिशर और वॉरेल अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आगे चलकर बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट तो लग रहा था, लेकिन दोस्तों लालच बहुत बुरी चीज है, शायद सबसे खतरनाक चीजों में से एक। 1825 फिशर को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। एक कारपेंटर जिनका नाम विलियम ब्रूकर था और उनके साथ एक चाकू वाली फाइट हो जाती है इनकी और छोटी सी माइनर अल्टरकेशन हो जाती है। बट लॉ में ये गलती थी और इसकी वजह से फिशर को वापस कन्विक्ट किया गया और इसकी वजह से उनको कुछ महीने की जेल हो जाती। अब फार्म का क्या होगा, वो फसलों का, वो एनिमल्स का, प्रॉपर्टी का। तो इसकी वजह से हमारे फ्रेडरिक फिशर ने डिसाइड किया कि अब इनकी पूरी प्रॉपर्टी का ध्यान जॉर्ज वॉरेल ही रखेंगे, क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं। तो इसीलिए फिशर ने जॉर्ज वॉरेल को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। अब 17 जून 1826 को हमारे फ्रेडरिक फिशर जेल से बाहर आ जाते हैं और वो शाम को अपने घर पर आ जाते हैं और उसी रात फिशर गायब हो जाते हैं और सुबह सुबह जॉर्ज वॉरेल ये अनाउंस करते हैं कि फिशर वापस से इंग्लैंड चले गए हैं
फिशर की अच्छी खासी इज्जत थी, तो लोगों ने पूछा कि भैया उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे जॉर्ज वॉरेल ये बोलते हैं कि उनका कुछ पुराना केस था नकली नोटों का, नकली करेंसी का, इसीलिए फिशर को वापस जाना पड़ा। अब नेबर्स को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि फ्रेडरिक फिशर एक अच्छे आदमी थे, लेकिन अब क्या होता है, 3 हफ्ते बाद जॉर्ज वॉरेल फिशर के घोड़े बेच देते हैं। फिर धीरे धीरे करके फिशर की और चीजें उन्होंने बेच दी, फर्नीचर, धीरे धीरे फार्म का छोटा छोटा हिस्सा। अब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे जॉर्ज ये जवाब देते हैं कि जाने से पहले फ्रेडरिक ने ये सब कुछ मुझे बेच दिया था, और रिसिप्ट भी थी उनके पास जो कि फ्रेडरिक फिशर ने साइन भी की हुई थी। कुछ लोगों को शक भी हो, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब फिशर तो चला गया, धीरे धीरे लोगों की जिंदगी भी आगे बढ़ी, लेकिन सितंबर में चीजें बदली। 17 सितंबर 1826 पुलिस ने जॉर्ज वॉरेल को अरेस्ट कर लिया, सस्पिशियस ऑफ मर्डर। उनको शक था क्योंकि किसी ने भी फिशर को इंग्लैंड जाते हुए नहीं देखा था, कोई शिप रिकॉर्ड नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, और वो रिसिप्ट भी नकली लग रहे थे, फोर्ज लग रहे थे, लेकिन कोई बॉडी नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शक था। अब जॉर्ज वॉरेल ने 4 लोगों का नाम ले दिया कि शायद ये लोगों ने फ्रेडरिक का मर्डर किया। उन सभी लोगों को अरेस्ट भी कर लिया पुलिस वालों ने। अब अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन बॉडी नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था, केस वीक पड़ता गया और पुलिस वालों को सबको छोड़ना पड़ा। हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, फिर लेट अक्टूबर 1826 को रिस्पेक्टेबल फार्मर जिनका नाम क्या था, जॉन फार्ले, रईस और रिस्पेक्टेड फार्मर, रात को वो चुपचाप अपने घर जा रहे थे और एक फेंस पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा फ्रेडरिक फिशर की आत्मा को, पेल घोंसले फिगर, और वो किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रही थी, और वो चीज एक पैडॉक थी। अब हमारे फार्ले साहब इनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो अपने होटल भागते हैं और बोलते हैं कि मैंने फ्रेडरिक फिशर की आत्मा को देखा। अब न्यूज बहुत तेजी से फैलने लगी, लोग बोलने लगे कि फ्रेडरिक फिशर का जो घोस्ट है वो इस टाउन में वापस आ गया है, और तो और वो अपनी ग्रेव की तरफ इशारा कर रहा है। लोग पैनिक करने लगे, सुपरस्टिशियस हो गए, लेकिन पुलिस वालों को ये चीज एक क्लू लग रही थी। अब 25 अक्टूबर 1826 को जहां पे हमारे फार्ले ने फ्रेडरिक फिशर के भूत को देखा था, जिस फेंस पे 2 लड़कों ने कुछ टूथ देखे और कुछ ब्लड स्टेन्स भी, और तो और कुछ बाल भी देखे। पुलिस तुरंत वहां पे इन्वॉल्व होती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया लिवरपूल से, जो कि इंग्लैंड में है। अब ये इंसान बहुत अच्छा खासा एक्सपर्ट था और इनका नाम था अब ओरिजिनल ट्रैकर। ट्रैकर ने उस इलाके का पानी टेस्ट किया और फिर स्मेल भी किया, और उन्होंने बोला व्हाइट्स फेलो फैट इज हियर। ह्यूमन बॉडी को जब पानी में डिकम्पोज करते हैं तो उनका फैट्स वाटर में रिलीज हो जाता है और एक अजीब सी स्मेल भी आती है। और तुरंत ही पुलिस ने उस इलाके को खोदना शुरू कर दिया और एक ग्रेव उन लोगों को मिल जाती है, और उस ग्रेव के अंदर एक डिकम्पोज बॉडी थी, और वो बॉडी थी फ्रेडरिक फिशर की। उनके सिर में वुंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल थे, और कमाल की बात तो ये थी जहां बॉडी मिली थी एग्जैक्टली वो वॉरेल का ही ग्राउंड था, मतलब वॉरेल का ही लैंड था जहां पे फ्रेडरिक फिशर के भूत ने पॉइंट किया था, वो क्रीक के पास। अब एविडेंस तो ओवरवेलमिंग हो गया और जॉर्ज वॉरेल को तुरंत अरेस्ट भी कर लिया गया और उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया। 2 फरवरी 1827 को इनका ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन का केस सिंपल था। फिशर 17 जून को गायब हुए। वॉरेल ने बोला कि वो इंग्लैंड चले गए हैं, जो कि झूठ था। वॉरेल ने झूठी रिसिप्ट्स दिखाई, फिशर के सामान बेचे, और बॉडी भी वॉरेल की जमीन यानी वॉरेल के लैंड पर ही मिली। और सिंपल सा मोटिव था ग्रीड यानी लालच, प्रॉपर्टी, पैसा। अब डिफेंस ये बहस करता है कि शायद फिशर को किसी और ने मार दिया, और उन्होंने बोला कि शायद बॉडी को कहीं और से उठाकर यहाँ पे वॉरेल की जमीन में गाड़ दिया गया, क्योंकि वॉरेल को फंसाना चाहते थे वो लोग। लेकिन जूरी इस चीज पे अग्री नहीं होती, वो नहीं मानती है बात को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि घोस्ट स्टोरी यानी घोस्ट काउंट को कोर्ट में नहीं माना गया, मतलब ऑफिशियली घोस्ट की पॉइंटिंग और घोस्ट की चीजों को यहाँ पे यूज नहीं किया गया। सिंपल से चीजें यूज हुई, जो कि वॉरेल की जमीन पर फिशर की बॉडी मिली, वो झूठी रिसिप्ट, और वॉरेल ने ही तो बोला था कि फिशर हमारे इंग्लैंड चले गए हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी बेची थी। अब इनडायरेक्ट वे में घोस्ट की टेस्टिमनी यूज हुई, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं। लेकिन सबको पता था कि जॉन फार्ले ने उस रात को क्या देखा था, और वो घोस्ट यानी फ्रेडरिक फिशर का घोस्ट कहाँ पॉइंट कर रहा था। जूरी ने सिर्फ 15 मिनट लिए और जॉर्ज वॉरेल को गिल्टी पाया। 5 फरवरी 1827 को जॉर्ज वॉरेल को फांसी पे लटका दिया गया। और मरने से पहले जॉर्ज वॉरेल ये बोलते हैं कि आई मिस्टुक हिम फॉर अ हॉर्स इन अ व्हीट क्रॉप, मतलब उन्होंने गलती से उसको मार दिया, पर किसी ने भी इसको सच नहीं माना। जॉर्ज वॉरेल को ये लगा था कि जब हमारे फ्रेडरिक फिशर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, मतलब पूरी प्रॉपर्टी हमारे जॉर्ज वॉरेल की हो गई, और ये चीज गलत थी। और जॉर्ज वॉरेल को लगा कि इसके बाद जब फिशर वापस आएंगे वो उनको मार देगा और सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज वॉरेल बिल्कुल गलत थे। अब ये केस एक हिस्टोरिकल, एक लेजेंडरी केस है, क्योंकि आज भी ऑस्ट्रेलिया में कैंपबेल टाउन में फिशर घोस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1856 से। हर साल ये लोग मनाते हैं। क्रीक का नाम है फिशर घोस्ट क्रीक।
कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आज भी फ्रेडरिक फिशर का घोस्ट उस इलाके में मिलता है लोगों से, लोगों को हॉन्ट करता है। मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन लोगों को डराता है। उसकी साइटिंग्स लगातार होती रहती है। अब ये रियल घोस्ट है या मास हिस्टेरिया, कोइंसिडेंस था या सुपरनैचुरल, ये डिबेट तो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि घोस्ट साइटिंग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करवाया, एक राइट डायरेक्शन दी और ये केस ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस घोस्ट स्टोरी में से एक बन गया, शायद सबसे ऊपर है। अब ये केस आप लोगों को यूनिक लगा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन 200 साल पहले इंग्लैंड में इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतरीन केस हुआ था। अब मैं आप लोगों को वहां लेकर चलता हूँ क्योंकि वो केस इससे भी ज्यादा यूनिक, चिलिंग और इंटरेस्टिंग है। 1630 चेस्टरले स्ट्रीट, डरहम, इंग्लैंड। एन वॉकर एक यंग वुमन, एक हाउसकीपर, वो काम करती थी मिस्टर वॉकर के घर पे। अब एन वॉकर एक विधवा औरत थी, यॉमन उनके हस्बैंड का नाम था, एक रिस्पेक्टेबल फार्मर थे। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि एन वॉकर जो कि हाउसकीपर थी, जिनके घर काम करती थी, उनका भी जो सरनेम था वो मिस्टर वॉकर, मतलब वॉकर ही थे दोनों लोग। कुछ सोर्सेस ये भी बोलते हैं कि एन वॉकर और मिस्टर वॉकर एक डिस्टेंट रिलेटिव थे, मतलब बहुत ही दूर के रिश्तेदार भी थे, इसीलिए इन दोनों का सरनेम मिलता था। एन बहुत ही सिंपल लाइफ जीती थी, चुपचाप वो घर में रहती थी और घर का काम करती थी, कुकिंग, क्लीनिंग और नॉर्मल छोटे मोटे काम। स्मॉल कम्युनिटी और कंजर्वेटिव सोसाइटी भी थी वो। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि लेट 1630 में नेबर्स ने कुछ नोटिस किया, एन वॉकर प्रेग्नेंट हो गई थी। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्मॉल कम्युनिटी थी और कंजर्वेटिव कम्युनिटी थी। बिना शादी की प्रेगनेंसी बहुत अजीब बात थी उस वक्त के लिए। लोगों ने एन वॉकर के बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया, बहुत सारे रूमर्स शुरू हो गए, गॉसिप्स, क्वेश्चंस, किसका बच्चा है, कैसे हुआ। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा अजीब हो गई थी कि मजबूरन एन वॉकर को मिस्टर वॉकर का घर छोड़ना पड़ा। वो अपनी आंट डेम केयर के घर पर शिफ्ट हो जाती, जो कि लमले में है। आंट ने उनसे पूछा भी कि बेटा ये किसका बच्चा है और इस बच्चे की केयर कौन करे। इसके जवाब में एन ये बोलती है कि ये जिसका ही बच्चा है उसने मुझसे ये वादा किया है कि वो मेरा और इस बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान रखे। एन वॉकर यहाँ पे बहुत ज्यादा एश्योर्ड थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जैसे किसी ने उनसे प्रॉमिस किया हो, बहुत ही पक्का वाला प्रॉमिस। और एन को उन पे भरोसा था, लेकिन ये प्रॉमिस पूरा नहीं हो। कुछ दिनों बाद मिस्टर वॉकर ने एन वॉकर को एक मैसेज भेजा, आई विल सेंड यू टू अ प्राइवेट प्लेस, सेफ, आई विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर चाइल्ड, और फिर सब कुछ ठीक हो जाए, तुम वापस से हाउसकीपर बन जाओ। एन इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील किया, उन्होंने रिलीव्ड हुई क्योंकि फाइनली उनको सपोर्ट मिल रहा था, जो सपोर्ट की वो चाहत रखती थी। मिस्टर वॉकर ने एन वॉकर को लेने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा। उनका नाम था मार्क शार्प। वो एक कोल माइनर थे, ब्लैकबर्न, लैंकाशायर से। अब बेसिकली ये मार्क शार्प ट्रस्टेबल, मतलब अच्छा ट्रस्टवर्दी बंदा लगता था क्योंकि ये मिस्टर वॉकर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। एन ने अपना सारा सामान पैक किया और वो मार्क शार्प के साथ चुपचाप चली गई। अब एन वॉकर शार्प के साथ निकल तो गई थी, लेकिन कभी भी वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती हैं क्योंकि डेस्टिनेशन कुछ और ही था, और वो था मौत। मार्क शार्प एन को एक मूर पर लेके जाते हैं, एक रिमोट एरिया, खाली एरिया, येलो बैंक हेड के पास, और वहां पे उन्होंने अपना असली इंटेंशन रिवील किया। एक पिक एक्स पीछे से निकाला और एन वॉकर का बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने मर्डर कर दिया। अब क्योंकि मार्क शार्प एक कोल माइनर थे, तो ऐसे कोल माइनिंग टूल उनके पास होते थे और यहाँ पे उन्होंने उसी का यूज करके एन वॉकर का मर्डर कर दिया। सिर पर पूरे 5 वार किए थे उन्होंने। शार्प ने बॉडी को कोल पीट में फेंक दिया और फिर शूज और स्टॉकिंग्स को क्लीन करने की पूरी कोशिश की क्योंकि उस पर अच्छा खासा ब्लड सोक हो गया था, लेकिन खून नहीं निकलता है। अब वॉशिंग करने के बाद भी खून अच्छे से नहीं निकला, तो मार्क शार्प ने उधर ही बैंक के नीचे शूज और स्टॉकिंग्स को छुपा दिया और चुपचाप वहां से चला गया और एक नॉर्मल और आम जिंदगी वो जीने लगता है। उसके साथ साथ उन्होंने मिस्टर वॉकर को इन्फॉर्म भी कर दिया कि उनका काम हो चुका है। दोनों को लगा परफेक्ट क्राइम, नो बॉडी, नो एविडेंस, कोई विटनेस भी नहीं था और केस भी क्लोज हो गया। लेकिन उन्होंने किसी को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, जिनको उन्होंने जस्ट मारा था, यानी एन वॉकर को। ऑटम 1630, कुछ महीने बाद मर्डर के। जेम्स ग्रैहम जो कि एक मिलर थे और एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड आदमी थे अपने इलाके में, वो रात को अकेले चुपचाप अपने मिल में काम कर रहे थे, वीट को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर रहे थे। सडनली टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, ठंडी बढ़ जाती है, कोल्ड, अननेचुरल, और फिर कोने से एक शैडोई, एक अजीब सी फिगर हमारे जेम्स ग्रैहम के सामने आती है। एक यंग वुमन जिसका फेस पेल था और उसके पूरे कपड़ों पे बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ था। जेम्स ग्रैहम उनको देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। वुमन बोलती है, आई एम एन वॉकर। जेम्स ग्रैहम ने ये सुना था कि एन डिसअपीयर यानी गायब हो गई थी और कोई भी उनके बारे में नहीं ढूंढ रहा था। यहाँ पे एन बोलती है, आई वॉज मर्डर्ड, मार्क शार्प किल्ड मी विद अ पिक एक्स, 5 ब्लोज टू द हेड। और घोस्ट ने पूरी कहानी, उस दिन क्या हुआ था, कहां पे हुआ था, सब कुछ जेम्स ग्रैहम को अच्छे तरीके से एक एक डिटेल में सुनाया।
किस तरीके से मिस्टर वॉकर ने उनको प्रेग्नेंट किया था, प्रॉमिस किया था कि वो उनको और उनके बच्चे की अच्छे तरीके से केयर भी करेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि माई बॉडी इज इन द कोल पिट नियर येलो बैंक हेड, द पिक एक्स इज ऑल्सो देयर, ऑल्सो शार्प्स बॉडी शूज एंड स्टॉकिंग इज ऑल्सो देयर हिडन अंडर द बैंक। घोस्ट ने जेम्स ग्राहम को वार्निंग भी दी, इफ यू डोंट टेल द अथॉरिटीज अबाउट दिस आई ऑलवेज हॉन्ट यू फॉर एवर एवरी नाइट एंड नो पीस। और ये कहने के बाद एन वॉकर वहां से गायब हो गए। ग्राहम बहुत ज्यादा डर गए थे, भाई वो आदमी क्या ही करता, वो ट्रॉमेटाइज हो गए थे, उनके पूरे शरीर में पसीने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं किया। उनको लगा कि शायद ये थकावट से हुआ, हैलुसिनेशन की वजह से हुआ था, या फिर किसी तरीके का सपना था, या फिर स्ट्रेस का नतीजा था। अब कई हफ्तों बाद एक बार फिर से जेम्स ग्राहम अपने मिल पर काम कर रहे हैं और फिर से एक बार रात को एन वॉकर का घोस्ट उनके सामने प्रकट हो जाता है। और इस बार एन वॉकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। यू डिडंट टेल एनीवन, माय मर्डरर्स आर फ्री, थ्रेट्स, वार्निंग, हॉन्टिंग प्रॉमिसेस। ग्राहम अभी भी साइलेंट थे, वो क्या ही करते। एक तो बेचारे इतने ज्यादा डरे हुए थे, कोई भूत अचानक से उनके सामने आकर ये सब कुछ बोलेगा और वो चीज वो किसी और को जब सुनाएंगे तो कौन ही बिलीव करेगा। 1630s का टाइम है। अब हफ्ते गुजर जाते हैं, ग्राहम बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अजीब से ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, क्योंकि वो ढंग से सो नहीं पा रहे। उनके दोस्तों ने और उनके परिवार वालों ने ये चीज नोटिस किया और उनसे पूछा कि आखिर उनको क्या हुआ है, और ग्राहम ने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। फिर सेंट थॉमस ईव पे, जो कि क्रिसमस की पहली रात से पहले, एन वॉकर का घोस्ट तीसरी बार ग्राहम के सामने अपीयर हुआ। इस बार एन वॉकर पहले से भी ज्यादा गुस्से और रेज में थी, थ्रेटनिंग और ऑलमोस्ट वायलेंट थी वो। दिस इज योर लास्ट चांस, टुमारो मॉर्निंग यू विल गो टू मजिस्ट्रेट, यू विल टेल एवरीथिंग, अदरवाइज आई विल डिस्ट्रॉय यू। ग्राहम आखिरकार टूट जाता है। वो प्रॉमिस करते हैं कि कल वो जाएंगे और सब कुछ बताएंगे। घोस्ट थोड़ा सेटिस्फाई हुए और वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह ग्राहम लोकल जस्टिस ऑफ पीस पे जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर मजिस्ट्रेट को पूरी कहानी सुनाई, घोस्ट, मर्डर, लोकेशन। मजिस्ट्रेट इनिशियली इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन क्योंकि जेम्स ग्राहम एक रिस्पेक्टेड आदमी थे, उनकी पूरे समाज में हद से ज्यादा इज्जत थी, उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था, इस वजह से मजिस्ट्रेट को उनकी बात माननी पड़ी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जेम्स ग्राहम की हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस केस को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। अथॉरिटीज ने एरिया सर्च किया, येलो बैंक रिवर का, हेड के पास कोल पीट मिला और फाइनली वहां से बॉडी भी मिलती है। किसकी? एन वॉकर की। डिकम्पोज तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एन वॉकर को वहां पे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सकता था। सिर पर 5 वार हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा उस भूतनी ने सब कुछ बताया था। और पास से ही वो पिक एक्स भी मिल जाता है, और फिर बैंक के नीचे से वो शू, वो स्टॉकिंग, सब कुछ मिल जाते हैं, और उसके ऊपर से खून भी मिल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि वो शू और स्टॉकिंग मार्क शार्प की थी। मार्क शार्प को तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ मिस्टर वॉकर को भी अच्छे तरीके से अरेस्ट कर लेते हैं। अब अगस्त 1631, डरहम अजाइसिस ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस रखे, जैसे कि एन वॉकर प्रेग्नेंट थी और मिस्टर वॉकर उस बच्चे के पिता थे। उन्होंने शार्प के साथ एन वॉकर को भेज दिया और बॉडी पिक एक्स के साथ मिलती है, और शार्प की ब्लडी बिलोंगिंग्स जैसे कि शू और स्टॉकिंग्स वहीं पर मिलती है, ब्लड से लथपथ। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये सब बनावटी सबूत है। अब इस सिचुएशन में मार्क शार्प ये बोलते हैं कि किसी और ने वहां पे एन वॉकर को मारा हो और अब हम लोगों को फंसाया जा रहा है। और फिर वहीं पे कोर्ट रूम में बहुत ही अजीब सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है। जूरी का जो फोरमैन था वो बोलता है, माय लॉर्ड, आई सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन मिस्टर वॉकर्स शोल्डर। वो ये बोलते हैं कि मिस्टर वॉकर के शोल्डर पे एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। कोर्ट रूम में एकदम साइलेंस हो जाता है, सब लोग डर जाते हैं, शॉक में आ जाते हैं। जज का नाम था डेवेनपोर्ट और उनको भी वो बच्चा दिखता है, घोस्ट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। जज भी उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और मजबूरन उनको वो डिसीजन लेना पड़ता है। यूजुअली डरहम अजाइसिस में सेंटेंसिंग एंड तक वेट होती है, लेकिन जज डेवेनपोर्ट ने उसी रात को वो सेंटेंस पास कर दिया था। मिस्टर वॉकर और मार्क शार्प दोनों गिल्टी थे और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। हमारे मार्क शार्प और मिस्टर वॉकर अपनी आखिरी सांस तक यही चीज बोलते रहे कि हम दोनों इनोसेंट हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी ने भी बिलीव नहीं किया। और एंड में एन वॉकर के भूत ने अपने किलर्स को पकड़वा दी, एग्जीक्यूट करवा दी। अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों केसेस की सिमिलैरिटीज पे थोड़ी बात करेंगे। दोनों ही विक्टिम को अच्छे तरीके से जस्टिस नहीं मिल पाई। किलर के अकॉर्डिंग फिशर इंग्लैंड चली गई और एन वॉकर चुपचाप डिसअपीयर हो गई थी, किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जो इस केस की सबसे बड़ी बात थी, ये जो भूत थे ये रिस्पेक्टेड और ऑर्डिनरी लोगों के सामने ही आते थे। किसी क्रेजी, किसी पागल, किसी अजीब,
या किसी क्रिमिनल, इस टाइप के लोगों के सामने नहीं, सिंपल और रिस्पेक्टेड लोगों के सामने। अब ये केस हम सब लोगों को कहीं ना कहीं हम्बल और काइंड होने पे मजबूर जरूर करेगा। फिशर के भूत ने एग्जैक्ट बरियल पॉइंट अपना बताया और एन के घोस्ट ने तो एक एक चीज की डिस्क्रिप्शन जेम्स ग्राहम को अच्छे तरीके से बताई थी। एंड में दोनों मर्डर पकड़े गए और सबको फांसी हो गई और दोनों केस हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है। फिशर का केस तो ऑस्ट्रेलियन फेमस लेजेंड बन चुका है, एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। और एन का केस इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फेमस है। इंग्लैंड के कई क्रिमिनल बुक्स में इस केस को अच्छे तरीके से बताया गया है, डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये दोनों घोस्ट असलियत में थे या सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी कहानी? अगर पहले हम लोग फिशर के केस की बात करें तो पहले बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शायद फार्ले को पहले से कुछ पता हो, मतलब फार्ले को पहले से वॉरेल के ऊपर शक हो और घोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन हो और कोइंसिडेंस की वजह से वहां पे बॉडी मिल गई हो। अगर एन वॉकर के केस की बात करें, क्या पता जेम्स ग्राहम ने किसी तरीके का कोई रूमर सुना हो, गिल्ट, फियर, स्ट्रेस, इन सब चीजों ने हैलुसिनेशन क्रिएट किया हो। जो इन्फॉर्मेशन घोस्ट ने दी, क्या पता जेम्स ग्राहम को पहले से ही पता। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हर जगह दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो मानते हैं कि सब कुछ सही था और दूसरे लोग इस तरीके के सवाल उठाने वाले लोग होते हैं। अब तो मैं 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका हूँ। ऐसे कई सारे केसेस मैं आप लोगों के सामने पहले ही रख चुका हूँ जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग उठते हैं। कुछ लोग तो मान लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। उन लोगों को लगता है नहीं, यहाँ पे कमियां हैं, ये है वो है, जो कि जबरदस्ती की चीजें होती है। बल्कि वास्तविकता ये थी कि कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं थी। अगर होती भी तो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक कोइंसिडेंस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। विटनेसेस वर क्रेडिबल और बॉडीज बिल्कुल वहीं पे मिली जहां पे भूतों ने एग्जैक्टली बताया था और घोस्ट ने जो जो चीजें बताई, जो जो एविडेंस बताए, सब कुछ सही निकले। और एन के केस में तो कुछ मल्टीपल विटनेस भी लोगों के सामने आए, मतलब वो अनबॉर्न बच्चे का भूत जो कि मिस्टर वॉकर के कंधे पे आ गया था। देखिए, मेरा काम है कि मैं अपनी राय तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल मेरे पास है वो आपके सामने रखूंगा। तो मैंने ये तो बता दिया पूरे केस में क्या हुआ, लेकिन जो लोग थोड़े अटपटे सवाल उठाते हैं, थोड़े अजीब सवाल उठाते हैं, क्योंकि कई बार इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों से मिस ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ। भले इस केस में जो भी स्केप्टिक्स थे वो इस केस में अच्छे तरीके से बिलीव ना करते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों केस बहुत ज्यादा फेमस है और बिल्कुल सच है। एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा की चीजें नहीं बताई गई। फ्रेड फिशर का केस और एन वॉकर का केस एक हिस्टोरिकल, डॉक्यूमेंटेड और वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस में से एक है। बाकी अब मैं चीजें आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को जीवन में कैसा बनना है, जेम्स ग्राहम जैसा और तो और फार्ले जैसा। क्योंकि ये दोनों रिस्पेक्टेड वेल्दी फार्मर्स नहीं होते तो न तो एन वॉकर को न फ्रेड फिशर को जस्टिस नहीं मिलती। तो ऑलवेज बी अ रिस्पेक्टेड, हम्बल एंड काइंड पर्सन। तो चलिए आज का केस यही खत्म करते हैं। और आप लोगों की क्या राय है इस केस के ऊपर, इन सारे इंसिडेंट के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये दोनों केसेस को ढूंढना, निकालना, एक एक डिटेल सर्च करना बहुत मुश्किल पड़ा मुझे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जाने से पहले यही बोलूंगा कि जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और जो सबसे ज्यादा जरूरी, ऐसे लोगों से यानी मिस्टर वॉकर और जॉर्ज वॉरेल जैसे लोगों से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यूज करना।